नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल प्रदान किए। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर सुविधा का भी किया उद्घाटन। एआई आधारित ये अत्याधुनिक सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के क्षेत्र में संस्थान की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विकसित भारत की यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, देश उतना ही सशक्त होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के संदेश को सकारात्मक बताते हुए कांग्रेस से महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करने की अपील की है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का युवा महिलाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो साझा किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा बंधी हुई है, उन्हें खुद को व्यक्त करने और सपने देखने का अवसर नहीं दिया जाता। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। छात्र प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है और आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। अभ्यर्थी 5 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनके समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों ने कहा कि मांगों पर ठोस फैसला होने तक विरोध जारी रहेगा। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की प्रमुख चिंताओं को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया गया है और कुछ मुद्दों पर लिखित जानकारी मांगी गई है। छात्र प्रतिनिधियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। झारखंड परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम संसद में ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मामले की सीबीआई जांच करवाने की कोशिश करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। वो महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी करेंगे संवाद। कार्यक्रम में एनयूसी, एफडीसी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान होगा। इससे शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। गृहमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बीएसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान वो शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर एसओसी का उद्घाटन करेंगे। एनआईए ने केरलम के मल्लपुरम के गैर कानूनी विस्फोटक जब्ती मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या हुई 11। गिरफ्तार आरोपी कर्नाटक के विजयपुरा जिले के रहने वाले हैं। ये मामला 7 फरवरी को 89,600 विस्फोटक स्टिक और 10,500 शॉक ट्यूब की बरामदगी से जुड़ा है, जो एक लॉरी से मिले थे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे यादगार सुबह बताया। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में उल्फा के 4 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों ने चुपखाव ट्रैक पर खुफिया अभियान के बाद ये कार्रवाई की। आत्मसमर्पण के दौरान विद्रोहियों से गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने इसे पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता के लिए अपने लगातार प्रयासों की सफलता बताया। मुंबई के मेयर रितु तावड़े को स्वतंत्रता दिवस से पहले बम विस्फोट की धमकी वाला ईमेल मिला है। ईमेल में मेयर कार्यालय, मेट्रो स्कूल, कॉलेज और बीएससी को निशाना बनाने की बात कही गई है। धमकी के बाद मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में 9 से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच कड़ी रहेगी। सभी स्टेशनों पर सीआईएसएफ यात्रियों की सघन जांच करेगी। खासकर पीक आवर्स में कुछ स्टेशनों पर लंबी कतारें लग सकती है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर निकलने और सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ का सहयोग करने की अपील की है।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर कैपिटल रीजन में आज रात 8 से 9 बजे तक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। रात 8 बजे रेड सायरन के बाद पूरे क्षेत्र में 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा। प्रशासन ने लोगों से लाइट बंद रखने, घरों के अंदर रहने और घबराने से बचने की अपील की है। इस दौरान पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने के साथ यातायात प्रतिबंधों का भी ध्यान रखना होगा। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। यात्रा जम्मू राजौरी पुंछ मार्ग से होकर गुजरेगी, जिसे देखते हुए राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। नौशेरा के बगनौती राजहिल में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल की। सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा मार्ग पर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां कर रही है। भारत अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिशें शुरू की है। संसद की समिति ने मंत्रालय से छठी पीढ़ी के विमानों के विकास और खरीद का रोडमैप तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक हवाई युद्ध को देखते हुए भारत की हवाई क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी है। कर्नाटक के बिदादी के पास केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस चालक और कंडक्टर की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बैरागढ़ तिस्सा मार्ग पर चालुंज मोड़ के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और निचली सड़क पर जा गिरी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नई दिल्ली में गूगल फॉर एजुकेशन, ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। बैठकों में AI, निवेश, पर्यटन और मिजोरम की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाने पर हुई चर्चा। नई दिल्ली में केंद्र सरकार और मेटा के बीच लगातार तीसरे दिन बैठक हुई। इसमें डीप फेक, बाल यौन शोषण सामग्री, CSAM और बिना लेबल वाले AI कंटेंट पर चर्चा हुई। सरकार ने मेटा से हानिकारक AI कंटेंट के दोबारा सामने आने और तेजी से फैलने पर ठोस कदम उठाने को कहा। भारतीय भाषाओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कंटेंट मॉडरेशन मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मेटा ने डीप फेक, फर्जी बॉट अकाउंट और आपत्तिजनक कंटेंट से निपटने के तकनीकी समाधान लागू करने की बात कही। सरकार ने कहा कि उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों पर सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया है। इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थागला दर्रा और चांगलांग जिले का जयरामपुर भी शामिल है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए चीन की ओर से दिए गए काल्पनिक नामों को लगातार खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि आधिकारिक मानचित्र में जगहों को दर्ज करने से उनकी पहचान स्पष्ट होगी। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। हालांकि बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 13 रह गई है, लेकिन 1,55,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 59,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 55 राहत शिविर और 18 राहत वितरण केंद्र चल रहे हैं, जबकि धनसिरी और कुशियारा नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। केरलम में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में 24 घंटे में 204.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना। वायनाड, कोटाया, मलप्पुझा और पथनमथिट्टा में ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है। केरल और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फ्लैश फ्लड के बाद कुछ इलाकों में जान माल को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी घुसने से कुछ इलाकों में फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। पानी धीरे धीरे हालांकि कम हो रहा है। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। दिल्ली NCR में बारिश ने 15 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। अगस्त के पहले 7 दिनों में दिल्ली में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज, जो 2011 के बाद इस अवधि में सबसे ज्यादा।
कल दिल्ली में कई मौसम केंद्रों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। पुष्प विहार में सबसे ज्यादा 111.5 मिलीमीटर और छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश हुई दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ कम दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ बारिश के प्रमुख कारण हैं। दिल्ली में बारिश का दौर 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित FFSC LOX मीथेन रॉकेट इंजन एवरेस्ट पेश किया है। ये तरल ऑक्सीजन और मीथेन से चलता है और 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। कंपनी के अनुसार एवरेस्ट को दोबारा इस्तेमाल होने वाले मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इंजन का परीक्षण अभी नहीं हुआ है और इसकी परीक्षण तिथि भी तय नहीं है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, बैठक और आवासीय सुविधा के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से आशा घर स्थापित करने का फैसला किया है। इन्हें जिला, अनुमंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसरों में बनाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचकर कांग्रेस के बहुप्रचारित कार्यक्रम छात्रों की गूंज के जरिए पूर्वांचल के युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान की महत्वपूर्ण शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय भुगतान परिषद PCI ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। PCI ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। PCI ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि देश भर में की गई व्यापक जांच में ईंधन में नमी या क्लोराइड सम्मिश्रण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से आपूर्ति बाधाएं पैदा होने के बावजूद भारत ने विविध स्रोतों, बढ़ी हुई रिफाइनिंग क्षमता और घरेलू उत्पादन के जरिए उपभोक्ताओं को किसी अभाव का सामना नहीं करने दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका अब भारत को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत के LPG आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और अब ये लगभग 67% तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, वाहन निर्माताओं और उद्योग संगठनों द्वारा किए गए व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद ये पुष्टि हुई है कि निर्धारित मानकों के तहत E20 पेट्रोल वाहनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स IOCL तथा विभिन्न वाहन निर्माताओं ने संयुक्त रूप से E20 ईंधन पर विस्तृत परीक्षण किए। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पिछले 3 वर्षों और खरीफ 2026 में यूरिया, DAP की कमी नहीं रही। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कृषि विभाग हर फसल मौसम से पहले राज्यों के साथ मिलकर उर्वरकों की जरूरतों का आकलन करता है। इसके आधार पर राज्यों को माहवार पर्याप्त उर्वरक आवंटित किए जाते हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ बैठक की। बैठक में चंडीगढ़ में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार और ऊर्जा व्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बाजार नियामक सेबी ने बाजार मध्यस्थों के निरीक्षण को सुव्यवस्थित करते हुए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरों संस्थानों द्वारा संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य कर दिया और 2026-27 के लिए अपने निरीक्षण लक्ष्य को पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1/3 कर दिया है। सेबी ने कहा कि शेयर ब्रोकरों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों का नियमित निरीक्षण पहले से ही शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी द्वारा किया जाता है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से एकीकृत IEPFA पोर्टल 2.0 पर कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ एक हितधारक सहभागिता सत्र का किया आयोजन। जुलाई महीने के समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.512 अरब डॉलर बढ़कर 692.866 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये जनवरी के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि और फरवरी 2026 के रिकॉर्ड स्तर के करीब है। भारतीय ईवी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने ऊर्जा दक्षता के मामले में टेस्ला और BYD समेत 22 वैश्विक ऑटो कंपनियों को पीछे छोड़ा। भारत में जुलाई 2026 में वाहनों की रिटेल बिक्री 25.89% बढ़कर 25.91 लाख यूनिट से ज्यादा रही, जो जुलाई महीने का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इस सप्ताह सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली, जिससे सोने के दाम 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गए। वहीं चांदी की कीमतों में भी इस सप्ताह तेजी देखने को मिली, जिससे चांदी का दाम 2,34,800 रुपए प्रति किलो हो गया। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके तेल खरीदार देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले लिंडसे ग्राहम सैक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। सीनेट बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल और गैस के आयातक हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पूर्व वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल की गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। उन्हें किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्त किए जाने से भी रोक दिया गया है। रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सेन पार्नेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विभाग गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं वो किसी भी पद पर रहने का अधिकार खो देते हैं। यूरोप में प्रवासन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इटली के बाद अब स्पेन ने भी अस्थायी बॉर्डर चेक लागू करने का फैसला किया है। स्पेन इटली सीमा जांच शनिवार आधी रात से 7 सितंबर तक जारी रहेगी। ये विवाद 30-31 जुलाई को सेउटा में मोरक्को से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू हुआ। करीब 72,000 लोग समुद्री और जमीनी रास्तों से पहुंचे, जिनमें अधिकांश प्रवासियों को वापस मोरक्को भेज दिया गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर आ गए हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार और रिफाइनरियों पर बड़े ड्रोन हमले किए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि बशकोर्तिस्तान और यारोस्लाव क्षेत्रों की रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर यूक्रेन पर रूसी हमले भी जारी हैं, जिनमें यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 6 लोगों की जान गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों ने युद्ध को और भी तेज कर दिया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 605 ड्रोन को नष्ट किया। रूस ने हमलों में 3 लोगों की मौत की जानकारी दी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूक नियंत्रण के लिए नए कानून लाने का वादा किया है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक किशोर द्वारा की गई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री अनुतेन ने कहा है कि वो ऐसे कानून लाने की योजना बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाएंगे। नए कानून के तहत सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही बंदूक रखने की अनुमति होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाने वालों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की। इससे पहले मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टूर्क ने अशांति में हुई मौतों की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। अमेरिका के यूटा राज्य में जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए तैनात भारी क्षमता वाला सिक्योरिटी
S-64 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा रजफील्ड के पास हुआ। हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे। S-64 हेलीकॉप्टर उन 7 एयरक्राफ्ट में शामिल था जो बिजली गिरने के बाद लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के मिशन में जुटे थे। हादसे की जांच अमेरिकी विमानन अधिकारियों की ओर से की जाएगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत के 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता के एकल महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारतीय शटलर रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा आमने सामने होंगी। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। तितली माझी ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 80 किलोग्राम के साथ कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। भारत की पारिश्मिता गोगोई ने 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 76 किलोग्राम वजन उठाया। गोल्फर स्नेहा सिंह ने महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्नेहा सिंह ने प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराकर मुकाबला अपने नाम करते हुए 18 महीने का खिताबी सूखा समाप्त कर दिया। सर्फर अरुण वासु को एशियाई सर्फिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अरुण को राष्ट्रीय महासंघों द्वारा किए गए मतदान के बाद अध्यक्ष चुना गया। वासु ने जापान के अत्सुशी सकाई की जगह ली जो वर्ष 2011 से एएसएफ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गौल में शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। श्रीलंका और भारत के बीच पहला मैच गौल स्टेडियम में होगा जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो में 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रज्ञानंदा ने 3 शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। सिंदारोव से 1.5 अंक की बढ़त के साथ वो चैंपियन बने। प्रज्ञानंदा ने पूरे टूर्नामेंट में केवल 2 मैच गंवाए जिनमें रैपिड और ब्लिट्ज दोनों प्रारूप शामिल रहे। बाकी मुकाबलों में उन्होंने जीत और ड्रॉ के दम पर शानदार बढ़त बनाए रखी। ट्रैविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल पुरस्कार से नवाजा गया। वो ये पुरस्कार लगातार दूसरी बार अपने नाम कर चुके हैं। 29 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2026 तक चली मतदान प्रक्रिया में हेड ने कैरी को केवल 1 मत से और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 3 मत से पीछे छोड़ा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।